सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ पॉलीजेनिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसका आज हम टॉपिक करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो पूरा लास्ट चैप्टर। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसका मतलब क्या होता है? मेंडल ने पी प्लांट की स्टडी किया था ना, है ना। मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब्स दोज ट्रेट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स सच एज फ्लावर कलर विच आर ईदर पर्पल और वाइट। तो मेंडल ने क्या किया था यार, मेंडल ने बेसिकली उन उन कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया था जो एक दूसरे के अल्टरनेट कुछ कैरेक्टर्स वो उस फ्लावर में, जैसे कि फ्लावर कलर या तो पर्पल हो गया या फिर वाइट होगा। But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence that spread across a gradient. तो अगर आप अपने आसपास देखोगे तो इतने कई सारे ट्रेट हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नहीं होते, वो ग्रेडियंट में होते हैं। मतलब ना पर्पल ना वाइट, बीच में रेड कलर, ऐसा ग्रेडियंट टाइप का। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, एग्जाम्पल करें ह्यूमन्स की बात में, वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल। तो हमारे पास सिर्फ टॉल या फिर शॉर्ट पीपल नहीं होते हैं, सिर्फ दो ही कैरेक्टर नहीं होते हैं, अल्टरनेटिव्स बल्कि होल रेंज होते हैं यार। एक हाइटेस्ट हो गया या फिर शॉर्टेस्ट हो गया, ऐसे भी होते हैं इंसान। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाई 3 और मोर जीन्स। तो ऐसे ट्रेट्स है ना, ये जनरली 3 या फिर 4 जीन से कंट्रोल किए जाते हैं। इसलिए इसे कहते हैं हम क्या, पॉलीजेनिक ट्रेट्स। इसलिए इसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। एक सेकंड गाइस 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 टाटा टाटा, अपना हाइलाइटर मिल गया। उसके बाद है, बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इंटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। और इसके मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्वमेंट के बाद भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना, वो हमारे इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस। हमारा जो ह्यूमन का स्किन कलर है ना, वो क्लासिक एग्जाम्पल है इसका। इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। तो एक पॉलीजेनिक ट्रेट में जो फिनोटाइप है ना, मतलब जो बाहर का करेक्टर दिखाता है, जैसे कि हमारे स्किन कलर वगैरह या फिर लंबाई की चौड़ा, ऐसा वो जो करेक्टर दिखाता है वो दिखाता है कंट्रीब्यूशन हर एक एलील का। द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। तो हर एक एलील का एक इफेक्ट ना एडिटिव है, मतलब ऐड हो जाता है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट अस अज्यूम दैट देयर आर 3 जीन्स ए बी सी कंट्रोल द कलर इन ह्यूमन विद द डोमिनेंट फॉर्म्स ए बी एंड सी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन कलर। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने स्किन कलर के एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें 3 जीन्स है, मान लो ए बी सी। तो अगर ए बी सी डोमिनेंट में हो, कैपिटल में हो, कहाँ गया यार, ए बी सी कैपिटल में हो, तो वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे डार्क स्किन कलर के लिए। एंड द रिसेसिव फॉर्म ए बी सी, और रिसेसिव फॉर्म मतलब ए बी सी स्मॉल लेटर में, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे लाइट स्किन कलर के लिए, जिसके हमारा भाई हो रहा है। मजाक कर रहा हूँ यार। तो क्या बोल रहे हैं यार, द जीनोटाइप विथ ऑल द डोमिनेंट एलील्स। तो जो जीनोटाइप जिसमें सारे डोमिनेंट एलील है, उसके पास ज़्यादा डार्क स्किन कलर होगा, और जिसके पास जिन लोगों के पास रिसेसिव एलील्स हैं, उनके पास सबसे लाइटेस्ट स्किन कलर होगा, सबसे गोरा। As expected, the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have an intermediate skin color. तो as expected, जो genotype जिनके पास 3 dominant alleles है, साथ ही 3 recessive, साथ ही नहीं यार, और जिनके पास 3 recessive alleles है, उनके पास एक इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा। मतलब साथ में अगर किसी के पास डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है, मतलब ऐसा वाला, तो उसके पास क्या होगा, कौन सा कलर की स्किन होगा, ऑब्वियसली इंटरमीडिएट वाला। इन दिस मैनर द नंबर सांवला इन दिस नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्केस्ट और लाइटेस्ट ऑफ द स्किन इन एन इंडिविजुअल। इस मैनर में ना, जो नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील्स है, वो डिसाइड करते हैं कि कोई इंसान कितना गोरा है, कोई इंसान कितना काला हो सकता है। कलर यार एग्जाम्पल है ये। उसके बाद है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, विच इज प्लियोट्रॉपी। We have so far seen that effect of a gene on a single phenotype or trait. तो हमने कई बार अभी तक देख लिया कि एक जीन का कितना इफेक्ट होता है, या फिर सिंगल फिनोटाइप या फिर ट्रेट का कितना इफेक्ट होता है। There are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expressions. लेकिन कई बार ऐसे भी इंस्टिंक्ट हुए हैं जहाँ एक सिंगल जीन कई सारे मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। ऐसे जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। मतलब एक तीर से कई निशाने करता है ये भाई, अपना जलवा है।
The underlying mechanism of pleiotropy in the most cases in the effect of a gene on the metabolic pathway which contribute towards the different phenotypes. तो ऐसे एन एग्जाम्पल जो डिसीज फिनो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो फिनाइल डिजीज है फिनाइल कीटोनुरिया विच अकर्स इन ह्यूमन जो इंसानों को होता है, ये किस लिए होता है? ये होता है म्यूटेशन के द्वारा. दिस इज कॉज बाई म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एनालानिन हाइड्रोलाइज. तो जब एक जीन जो कोड करता है, मतलब जीन एक ऐसा जीन जो बनाता है हमारा फिनाइल एलानाइल हाइड्रोलाइज, एक एंजाइम है जो सिंगल जीन म्यूटेशन से बनता है, उस वजह से हमारे फिनाइल कीटोनुरिया हो जाता है. दिस मैनिफेस्ट itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and a reduction in hair and skin pigmentation. और इस वजह से क्या होता है, जो हमारा मेंटल रिटार्डेशन है वो कम हो जाता है, सोचने समय दिख सकती, हेयर भी कम होते हैं, स्किन में पिगमेंटेशन भी हो जाता है. भाई साहब, उसके बाद है हमारा और कुछ टॉपिक छूट रह गया यार. उसके बाद है हमारा यार सेक्स डिटर्मिनेशन. ये क्या है? मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिक्स. तो जो सेक्स डिटरमाइन का मतलब पहले ही पता कर लेना कि बच्चा होने वाला कि बच्ची, जो इंसानों के अंदर ठोस के बड़ा है, ये ऑब्वियसली ये पजल है जेनेटिक्स के लिए. दिस इनिशियल क्लूड अबाउट द जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो इसकी जो शुरुआत है जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म का सेक्स डिटर्मिनेशन का, इन में ट्रेस टू सम एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट इन इंसेक्ट्स. तो ये हम पता कर सकते हैं, मतलब इसका पता लगना स्टार्ट हो गया था जब इंसानों ने कीड़ों पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया. In fact, cytological observation made in number of insects led to the development of concept of genetical chromosomal basis of sex determination. और कई सारे एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन के बाद एक इंसेक्ट्स पे ये जेनेटिकल क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आया. हैंकिंग जो एक साइंटिस्ट थे, को ट्रेस specified nuclear all through the spermatogenesis in a few insects, and it was observed by him that 50% of the sperm received the structure after spermatogenesis, where the other 50% sperm did not receive it. तो हैंकिंग ने क्या किया था? हैंकिंग 1891 पे एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ट्रेस किया था. किसके थ्रू? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, वो भी कुछ इंसेक्ट्स में. And it was observed by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis. और उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो 50% स्पर्म है ना, वो सिर्फ यही स्ट्रक्चर पाते हैं 50% स्पर्म रिसीव करने के बाद, जबकि बाकी 50% स्पर्म ना रिसीव नहीं हुआ था. हैंकिंग give a name to this structure as X body. तो हैंकिंग ने इस स्ट्रक्चर को X body नाम दे दिया, but he did not explain its significance. लेकिन उन्होंने इसका significance बता नहीं पाया. Further investigations by other scientists led to the conclusion that X body of हैंकिंग was in fact a chromosome. तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो एक्स बॉडी है हैंकिंग का, वो क्रोमोसोम है, एंड दैट इज वाई इट वॉज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम. और इसलिए उसे दे दिया गया नाम एक्स क्रोमोसोम. एंड इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन द लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ द एक्सोटाइप. और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो लार्ज नंबर है इंसेक्ट्स में, वो एक्सोटाइप होता है. दैट इज मतलब कि एक बियर एंड एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम्स. कि जो एक्स है ना, वो एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बियर करता है अदर क्रोमोसोम्स के अलावा, जिसे कहते हैं ऑटोसोम्स. ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म्स, और दूसरे ही तरफ कुछ स्पर्म्स है ना बियर्ड एक्स क्रोमोसोम, वेयर कुछ कैरी नहीं करते हैं. एक्स fertilized by sperm having X chromosome become females, and those fertilized by sperms that do not have an X chromosome become males. तो एक्स फर्टिलाइज मतलब एक्स वो एक्स जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो फीमेल्स बन जाते हैं इंसेक्ट्स में, और जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते वो मेल्स बन जाते हैं. डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? क्या आपको लगता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल वो बराबर होता है? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इट वॉज
designated to be the sex chromosome, and the rest of the chromosomes were named as autosomes. तो हमारे एक्स क्रोमोसोम कहाँ गया? Due to the involvement of X chromosome in the determination of sex, it was designated to be the sex chromosome. तो इन्वॉल्वमेंट एक्स क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट था ना, इसलिए इसे सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एक्स क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए हम सेक्स क्रोमोसोम कर देते हैं, और बाकी जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना उसे हम ऑटोसोम्स कर देते हैं. ग्रॉस हॉपर एक एग्जाम्पल है, अच्छा खासा एग्जाम्पल है एक्सो डिटर्मिनेशन का, सेक्स डिटर्मिनेशन का, इन विच द मेल्स हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम. तो मेल्स के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं और बाकी ऑटोसोम्स, जबकि फीमेल के पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होते हैं. मतलब मेल्स का एक्सो टाइप एंड फीमेल्स का कौन सा? फीमेल्स का यार सिर्फ डबल एक्स, सिर्फ डबल एक्स. द ऑब्जर्वेशन लीड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो इस ऑब्जर्वेशन से ना बहुत सारी स्पीसीज का मैकेनिज्म स्टडी किया गया. इन नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड मैमल्स ड्यूरिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन. तो कई सारे इंसेक्ट्स और मैमल्स में, चाहे इंसान हो, और एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन सीन किया गया है, जहाँ बोथ मेल एंड फीमेल के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता था. मेल के पास एक क्रोमोसोम होता है, साथ ही उसका काउंटर पार्ट और स्मॉलर वाई क्रोमोसोम भी होता है, और फीमेल्स के पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है. बट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स. लेकिन जो वो क्या बोलते हैं, जो बोथ है ना, मेल एंड फीमेल, उनके पास दोनों के पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते ही हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. मेल्स के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल्स के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है. इन ह्यूमन बींग्स एंड इन द ड्रोसोफाइला, एक ह्यूमन बींग साथ ही एक एग्जाम्पल है ड्रोसोफाइला, नोट डाउन कर लेना. मेल्स हैव 1 एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, जबकि फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम्स का पेयर होता है. इन द अबव डिस्क्रिप्शन, तो ऊपर के डिस्क्रिप्शन में, इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनिंग द मैकेनिज्म. अबाव के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि 2 तरह के सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म होते हैं, एक एक्सो टाइप एंड एक्स वाई टाइप. बट इन बोथ केसेस मेल्स प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स. लेकिन दोनों केसेस में मेल्स ना 2 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इधर विथ और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, और बी सम गैमेट्स विथ एक्स क्रोमोसोम विथ सम वाई क्रोमोसोम. तो देखो दिक्कत क्या हो रहा है. एक बार इंसेक्ट के केस में जब आपका ऐसा होता है तब वो मेल कहलाता है, और मेल्स के केस में, ह्यूमंस के केस में जब आपका ऐसा होता है तब वो मेल कहलाता है. तो डिफरेंस हो रहा है ना, इसलिए से हम मेल हेट्रोगेमेटी के नाम से जानते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से मेल बन रहे हैं. सम अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बर्ड्स हो गया, कुछ अलग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा बर्ड्स हो गया, उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स होता है. इन दिस केस बोथ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. तो इस केस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना वो सेम होता है मेल्स एंड फीमेल्स में, बट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन टर्म्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स. लेकिन 2 डिफरेंट तरह के गैमेट्स होते हैं सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल्स. इसे हम कहते हैं फीमेल हेट्रोगेमेटी. इन ऑर्डर टू हैव अ डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन डिस्क्राइब्ड अर्लियर. तो सेक्स डिटरमिनेशन का थोड़ा डिफरेंस होने के लिए क्या बोल रहे हैं, 2 different sex chromosome of female bird has been designed to be ZW chromosomes. In this organism, females have 1 Z and तो इस केस में क्या हो रहा है पता है, फीमेल्स के पास एक जेड होता क्रोमोसोम होता है, एक डब्ल्यू क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल्स के पास जेड क्रोमोसोम्स के 2 होते हैं, आई थिंक, ऑब्वियसली. उसके बाद हम बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस. तो भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए या फिर उन कपल्स के लिए जिन्होंने बहुत टॉन्ट सहने पड़ते हैं लड़कों को. लड़के ताने मारते हैं लड़कियों को, लड़के ताना मारते हैं कि तेरी सिर्फ बेटी हो रही है, हमारे तो लड़के हो रहे हैं. तो देख इसमें हम पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार होता है, लड़की जिम्मेदार होती है लड़की होने के लिए या फिर लड़का. बाय द वे दोनों इक्वल हैं गाइस. It has already been mentioned that sex determining mechanism in case of
ह्यूमंस इज एक्स वाई टाइप। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने देख लिया था कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इंसानों में वो कैसे होता है कि मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है मतलब वो लड़का है, और फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है मतलब वो लड़की है। Out of 23 pairs of chromosome present, 22 pairs are exactly same in both males and females. तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इंसानों के अंदर, लेकिन जो 22 होते हैं ना, 22 क्रोमोसोम्स, वो लड़का और लड़की दोनों में सेम होता है, और इसे हम कहते हैं ऑटोसोम्स। एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द फीमेल, whereas the presence of an X and Y chromosome are determined of the male characteristics. तो फीमेल्स के अंदर एक्सेस क्रोमोसोम होता है 23वां वाला, ये डिसाइड करता है कि लड़की है कि लड़का। अगर एक्स एक्स है तो ऑब्वियसली लड़की, एंड एक्स वाई है तो लड़का। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल्स 2 टाइप्स ऑफ गेमेट्स आर प्रोड्यूस, और स्पर्मेटोज क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा 50% ऑफ द टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरी द एक्स क्रोमोसोम। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो 50% जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, और जो रेस्ट 50% है वो वाई क्रोमोसोम कैरी आउट करता है। फीमेल्स हाउएवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विद एन एक्स क्रोमोसोम, लेकिन फीमेल्स ना सिर्फ एक्स क्रोमोसोम कब ओवा रिलीज करती हैं। देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद स्पर्म एंड कैरिंग इधर एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो एक इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है फर्टिलाइजेशन का। In case ovum fertilizes with sperm carrying X chromosome and the zygote develops into a female XX, and the fertilization of woman with Y chromosome carrying sperm result into male offspring. तो ऑब्वियसली बोल रहा है यार कि अगर स्पर्म आपका XX अगर जाइगोट आपका XX क्रोमोसोम का है तो लड़की होगा, अगर XY है तो लड़का होगा। Thus it is evident that it is genetic makeup of the sperm that differentiates the सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जेनेटिक मेकअप है वही डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की। इट इज़ इविडेंट द ईच इन प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर अ मेल और फीमेल चाइल्ड। तो इसलिए 50-50% चांस रहता है कि लड़का होगा या फिर लड़की। ना ना लड़के का गलती है ना लड़के की गलती। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी, और एक काफ़ी गलत बात है कि हमारी सोसाइटी पे वुमेन को ब्लेम किया जाता है कि तूने लड़की पैदा किया, और उन्हें डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी या फिर बुरी तरीके से गलत धारणा से देखा जाता है। तो सुन लो, क्या बोलूँ तुम लोग को, देवी सज्जनों सुन लो, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, गलती नहीं होती। बाकी हमारे बागा भाई ने बोला है जैसी जिसकी सोच। बाकी आप लोग को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग की कोई गलती नहीं है, और नहीं, और गलती वो भी क्यों यार। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन है हनी बी में इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल रिसीव्स। कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है या हनी बी में कि कोई बंदा कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव कर रहा है। एन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द यूनियन ऑफ ए स्पर्म एंड एन एग डेवलप्स एज अ फीमेल। तो एक फीमेल वर्कर होती है ना, वही सिर्फ रिप्रोड्यूस कर पाती है। एक स्पर्म और एग से मिलके एक फीमेल क्वीन बनती है। एंड एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज मेल। और एक अनफर्टिलाइज्ड जो फर्टिलाइज नहीं हो रहता है ना स्पर्म, वो सिर्फ मेल बनता है, जिसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। बहुत ना इंसाफी है यार। दिस मीन्स दैट द मेल्स हैव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ अ फीमेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेल्स के पास है ना सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं फीमेल्स के मुकाबले। फीमेल्स डाइप्लॉइड होते हैं, इनके पास कितने 32 क्रोमोसोम होते हैं। मेल्स आर हैप्लॉइड होते हैं हैविंग 16 क्रोमोसोम्स। दिस इज कॉल्ड haplodiploid sex determination system and has special characteristics features such as the male produce sperms by mitosis। तो एक हैप्लोडाइप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है जिसके अंदर स्पेशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस। मेल माइटोसिस के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं एंड दे डू नॉट हैव फादर एंड थस कैन नॉट हैव सन्स। और इनके पास कोई फादर नहीं होता।
गहरी बात है भाई, इनका कोई पिता नहीं होता और इनके बेटे नहीं हो सकते, बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन। लेकिन इनके ग्रैंड फादर एक ग्रैंड सन हो सकते हैं, गहरी बात है। हाउ इज द सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन द बर्ड्स? इज द स्पर्म और एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चिक्स? भाई साहब पूछ रहे कि बर्ड्स में कैसे होता है और स्पर्म और एग रिस्पॉन्सिबल होते हैं चिक्स के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक अभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।